हेलो स्टूडेंट, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश कुमार मीना, सोशोलॉजी डिपार्टमेंट से। आज का जो अपना टॉपिक है समूहों का वर्गीकरण, ये बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर से संबंधित है, सेकंड यूनिट है आपकी। इससे पहले मैंने समूह का अर्थ, परिभाषा और उसकी विशेषताएं इससे पहले वाले 2 वीडियो मैंने डाले थे, उसमें स्पष्ट कर दिया था। समूह को वर्गीकृत करने के लिए कुछ आधार समाजशास्त्रियों ने बताए हैं। सदस्यों की संख्या के आधार पर, स्थायित्व के आधार पर, हम की भावना, आकांक्षा, प्रकार्य तथा सामाजिक संबंधों की गहनता को विशेष महत्व दिया गया है। इसी आधार पर समूह का वर्गीकरण किया गया है। सर्वप्रथम अपन सदस्यों की संख्या के आधार पर जो इन्होंने वर्गीकरण करा है उसको मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा। सदस्यों की संख्या के आधार पर जिन समाजशास्त्रियों ने वर्गीकरण कराया है, इसका जो समर्थन करते हैं उनमें जॉर्ज सीमेल है, जॉनसन है तथा हॉमन्स ने इस सदस्यों की संख्या के आधार पर इसको वर्गीकृत कराया समूह को। और ये छोटे समूह को समाज के आधार के रूप में महत्वपूर्ण मानते हैं। ये मानते हैं कि जब तक हम छोटे समूह को महत्व नहीं देंगे तब तक हम समाज की जो रियलिटी है, वास्तविकता है, उसको नहीं समझ सकते। तो सदस्यों की संख्या के आधार पर हम समूह को छोटा समूह और बड़े समूह 2 रूप में रख सकते हैं। जैसा कि जॉर्ज सीमेल, जॉनसन और होमन्स ने छोटे समूहों को ही ज़्यादा महत्व इसलिए दिया है कि आपने देखा होगा कि व्यापार हुआ, धर्म हुआ, वर्ग, राष्ट्र व साम्राज्य, संस्कृतियाँ, सभ्यताएँ सभी विघटित की गई हैं समय के अनुसार। इनमें सब में विघटन हुआ है, लेकिन जो अपना छोटा समूह रहता है उसका विघटन इन शक्तियों के द्वारा नहीं किया गया और ये अभी तक भी बना हुआ है। जैसे उदाहरण के रूप में अपना एक परिवार मान लो, ये अभी तक भी बना हुआ है छोटे समूह के रूप में। सदस्यों की संख्या के आधार पर मैकाइवर पेज है, उन्होंने राष्ट्र व प्रांत जैसे बड़े समूहों का भी उल्लेख करा है। उन्होंने मैकाइवर व पेज राष्ट्र व प्रांत को भी एक समूह ही मानते हैं और इसको एक बड़ा समूह ये कहते हैं। सेकंड जो इसका वर्गीकरण का आधार है, स्थायित्व के आधार पर। स्थायित्व के आधार पर समूह को स्थायी व अस्थायी समूह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। स्थायित्व के आधार पर इसको जो वर्गीकरण का जो आधार है कि कुछ समूह सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं जो पूरे विश्व में सब जगह पाए जाते हैं, जैसे परिवार है, नातेदारी समूह है, शिक्षण संस्था आदि, जिनकी हम हर समय आवश्यकता बनी रहती है और इनका स्थायित्व समाज में बना रहता है। ये समूह स्थिर समूह की श्रेणी में आते हैं। जो समूह हरदम बने रहते हैं, जैसे परिवार हुआ, नातेदारी, शिक्षण संस्था, ये एक स्थिर समूह की श्रेणी में आते हैं। और दूसरे कुछ अस्थिर समूह भी पाए जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा भीड़ व श्रोता समूह, जो बहुत ही कम समय के लिए समूह के रूप में बने रहते हैं। तो वह समूह जो लंबे समय तक अपना स्थायित्व रखते हैं उनको हम स्थायी समूह कहते हैं। इनके उदाहरण हैं परिवार, नातेदारी समूह, शिक्षण संस्था। अस्थायी समूह के उदाहरण हैं भीड़ व श्रोता समूह। और आगे हम थोड़ा स्पष्ट रूप में इसको स्पष्ट करते हुए स्थायी व स्थायित्व के आधार पर जो समूह का वर्गीकरण करा है, इसमें कुछ समूह विशिष्ट उद्देश्य को लेकर भी बनाए जाते हैं और उद्देश्य की पूर्ति होते स्वतः व समाप्त हो जाते हैं। बोटोमोर जो समाजशास्त्री हैं, उन्होंने स्थिर और अस्थिर समूहों के बीच समूह की एक विशेष प्रकार के समूहों को भी उन्होंने बताया है कि जिसमें ऐसा समूह जिसमें स्थायी व अस्थायी समूह दोनों के गुण पाए जाते हैं, उस समूह को उन्होंने अर्ध समूह या आभासी समूह कहा गया है। क्वासी ग्रुप आभासी समूह कहा गया है बोटामोर ने, जिसमें इन दोनों समूह के गुण पाए जाते हैं। आपने बताया है कि यह व्यक्तियों का एक ऐसा योग है, आभासी जो समूह है, जिसमें संरचना अथवा संगठन का अभाव होता है, जिसके सदस्य समूह के अस्तित्व के प्रति अनभिज्ञ अथवा कम जागरूक हो सकते हैं। सामाजिक वर्ग इसका उदाहरण है, परिस्थिति समूह है, आयु और लिंग समूह अर्ध समूहों का उदाहरण है। मतलब स्थिर और अस्थिर समूह के बीच में एक समूह और पाया जाता है जिसे अर्ध समूह या आभासी समूह कहा बोटामोर ने। ये कभी भी स्थिर समूह में
भी परिवर्तित हो सकता है और अस्थिर समूह में भी ये परिवर्तित हो सकता है। और इसके उदाहरण हैं सामाजिक वर्ग, परिस्थिति समूह, आयु समूह, लिंग समूह। ये सब अर्थ समूह व आवासीय समूह के उदाहरण हैं। हम की भावना के आधार पर जो समूह का वर्गीकरण किया गया वो अंत समूह और बाह्य समूह के रूप में किया गया है। समनर समाजशास्त्रीय समनर जिन्होंने जनरीतियों को बताया था, अवधारणा दी थी जनरीतियों की, समनर समाजशास्त्री के द्वारा हम की भावना के आधार पर इन ग्रुप व आउट ग्रुप, अंत समूह, बाह्य समूह के रूप में समूहों को विभाजित किया गया है दो भागों में। बाह्य समूह को ये वे समूह भी कहते हैं, अंत समूह को हम समूह और बाह्य समूह को वे समूह के नाम से भी जाना जाता है। जिस समूह के हम सदस्य हैं उस समूह को हम अंत समूह कहते हैं और जिस समूह के हम सदस्य नहीं हैं उसको हम बाह्य समूह या वे समूह कहते हैं। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, हम अपने दूसरे देश को, अपने देश को के तो हम अंत समूह के सदस्य हैं और अगर हम दूसरे राष्ट्र की बात करें तो वो हमारे लिए बाह्य समूह है। जैसे स्वयं का राष्ट्र हमारे लिए अंत समूह है और अन्य राष्ट्र बाह्य समूह है, परंतु जो राष्ट्र हमारे लिए बाह्य समूह है वही उसके सदस्यों के लिए अंत समूह है। अंत समूह और बाह्य समूह एक दूसरे के विपरीत विशेषता वाले समूह न होकर केवल हम और वे की भावना पर आधारित होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो जिसके हम सदस्य हैं उसकी विशेषता उस दूसरे जिसके हम सदस्य नहीं हैं, जिसको हम वे समूह कह रहे हैं बाह्य समूह, उनकी विशेषताएं अलग अलग हो। विशेषताएं एक सी भी हो सकती है, बस ये है कि जो हम और वे की जो भावना है वो ही अंत समूह और बाह्य समूह को उत्पन्न करती है। इसके पश्चात जो अगला प्रकार है, आकांक्षा के आधार पर संदर्भ समूह का निर्माण होता है। आकांक्षा के आधार पर संदर्भ समूह, रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप को बड़ी आसानी से हम अगर इसको समझना चाहते हैं, जिस समूह के हम सदस्य नहीं हैं वह समूह हमारे लिए संदर्भ समूह है। या इसको दूसरी भाषा में अपन इस तरह से कह सकते हैं, उस समूह को संदर्भ समूह माना है जिसका कोई व्यक्ति सदस्य तो नहीं है परंतु सदस्य बनने की आकांक्षा रखता है। यह आकांक्षा उसकी मनोवृत्तियों, मूल्यांकनों तथा व्यवहार को प्रभावित करती है, वो उसके लिए संदर्भ समूह है। और इसको आसानी से स्पष्ट करना चाहें कि जैसे आज कोई टीचर नहीं है लेकिन वो टीचर बनना चाहता है, उसकी आकांक्षा है, वो उस समूह में जाना चाहता है, टीचिंग लाइन में जाना चाहता है। तो जो टीचरों का जो समूह है वो उस व्यक्ति के लिए संदर्भ समूह है। वो उसके अनुसार व्यवहार करता है, अपनी मनोवृत्ति करता है और आकांक्षा रखता है कि मेरे को उस समूह में जाना है, वो उसके लिए एक संदर्भ समूह है। व्यक्ति जिस समूह का सदस्य नहीं होता और जिस समूह परंतु सदस्य बनने की आकांक्षा वो रखता है और यह आकांक्षा उसकी मनोवृत्तियों को, मूल्यांकन तथा व्यवहार को प्रभावित करती है, तो वो उस व्यक्ति के लिए संदर्भ समूह है। संदर्भ समूह की जो अवधारणा है, स्टाउफर ने सैनिकों का उदाहरण दे के, जो सैनिक थे वर्ल्ड वार के समय, कुछ ऐसे सैनिक थे, अमेरिकी सिपाही थे जो उनको ये परमिशन दी गई थी कि वो अपने बच्चों को, पत्नियों को अपने साथ रख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सैनिक थे जिनको ये परमिशन नहीं दी गई। तो जिनको परमिशन नहीं दी गई वो संदर्भ समूह उनको मानता है जिसका वो सदस्य नहीं है। वो ये चाहता है कि मुझे भी परमिशन मिले, तो वो ये आकांक्षा रखता है कि मैं भी उस समूह की तरह हमारे को भी अधिकार मिले कि हम भी अपने बच्चों को और पत्नियों को अपने साथ रख सकें। तो वहाँ से ये स्टाउफर जो थे उन्होंने ये उदाहरण दे के इस अवधारणा को स्पष्ट करना चाहा। वास्तविक रूप से जो संदर्भ समूह की जो अवधारणा है, रेफरेंस है, वो हाईमैन ने दिया था। अवधारणा
देने वाले थे वो हाइमैन थे। ली स्टाउफर ने इसको डेवलप करा और इसको विकसित किया था। सर्वप्रथम हाइमैन ने संदर्भ समूह की अवधारणा को दिया था। तो ये मनोवैज्ञानिक और आकांक्षा के आधार पर जो समूह का निर्माण होता है उसको हम संदर्भ समूह कहते हैं। इसको काफ़ी कुछ इसके मर्टन ने भी इसके बारे में बताया था। मर्टन की मान्यता थी कि सापेक्षहीनता के कारण संदर्भ समूह का निर्माण होता है। सापेक्षहीनता का तात्पर्य है व्यक्ति के मन में अपने समूह के प्रति हीनता के भाव जागृत होते हैं और वह किसी अन्य समूह को ऊंचा समझने लगता है जिसका वो सदस्य नहीं है और उसका वो सदस्य बनना चाहता है। उस आधार पर भी संदर्भ समूह का निर्माण होता है। उसके पश्चात आता है सामाजिक संबंधों का आधार। इस आधार पर सामाजिक संबंधों के आधार पर प्राथमिक समूह व द्वितीयक समूह, प्राइमरी समूह व प्राइमरी ग्रुप व सेकेंडरी ग्रुप, दो आधार पर समूह को बांटा गया है। चार्ल्स कोले ने जो अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया था वो संबंधों की घनिष्ठता के आधार पर प्राथमिक समूह की अवधारणा को विकसित किया था, प्रतिपादित किया था चार्ल्स कोले के द्वारा। प्राइमरी जो समूह है उसकी अवधारणा को विकसित किया था उन्होंने। और जो ऐसा समूह जो प्राथमिक समूह की विशेषताओं को नहीं पाई जाती उसमें, उस समूह को उन्होंने द्वितीयक समूह के नाम से संबोधित किया। इसके विपरीत विशेषता वाला या भिन्न विशेषता वाला जो समूह होता है उसको द्वितीयक समूह कहते हैं। अपन इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, प्राथमिक समूह वह समूह होता है जिसमें घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं, सामाजिक संबंध होते हैं, उनकी घनिष्ठता पाई जाती है। इसका उदाहरण है परिवार है, पड़ोस है, मित्र मंडली है, खेल समूह है। ये सब क्या प्राथमिक समूह है। द्वितीयक समूह का उदाहरण अपन देखें तो जैसे राजनीतिक पार्टी है, मजदूर संघ है, व्यापार मंडल है, शिक्षण संस्थाएं हैं, जहाँ कार्य करता है व्यक्ति वहाँ का जो समूह उसका तैयार होता है, व्यावसायिक स्थल का पे वो समूह है। ये सब द्वितीयक समूह के अंतर्गत आते हैं जहाँ संबंधों की घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है, जहाँ संबंध औपचारिकता संबंधों में पाई जाती है। प्राथमिक समूह वह समूह होता है जिसमें संबंध स्थिर होते हैं, स्थायित्व पाया जाता है, घनिष्ठता पाई जाती है और अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं, औपचारिकता कम पाई जाती है। तो ये संबंधों का वर्गीकरण था। एक और प्रकार है प्रकारात्मक आधार पर, जो 6 प्रकार है। मैं स्लाइड में इसको शो नहीं कर पाया। प्रकारात्मक आधार व्यक्ति की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न प्रकार के समूहों को वो बनाता है, निर्मित करता है। जैसे व्यक्ति की शैक्षणिक आवश्यकता, व्यावसायिक आवश्यकता, राजनीतिक आवश्यकता, बौद्धिक, कलात्मक, मनोरंजनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति इसी आधार पर बने समूह के माध्यम से होती है। उन समूह को हम प्रकारात्मक आधार पर समूह को बनाते हैं। जैसे नगरों में अनेक शिक्षण संस्थाएं, व्यवसायिक संघ, राजनीतिक दल, क्लब, संगीत मंडली आदि दिखाई पड़ते हैं। सब ये प्रकारात्मक आधार पर बने हुए समूह होते हैं। गिलिन नाम के जो विद्वान हैं उन्होंने समूह को ऐच्छिक तथा अनैच्छिक समूह के रूप में समझाया है। इसी आधार पर प्रकारात्मक आधार पर उन्होंने ऐच्छिक और अनैच्छिक समूह के रूप में समझाया है। ऐच्छिक का मतलब जिसके हम सदस्य होते हैं और अनैच्छिक का मतलब जिनके हम सदस्य मतलब कि अपनी आवश्यकता के अनुसार बनते हैं। जो जरूरी आवश्यकताएं होती है उनको पूरा करने के लिए हम उन समूह के सदस्य बनते हैं। हर व्यक्ति एक समय में सभी समूह का सदस्य नहीं बन सकता। जो उसकी बहुत ही आवश्यकताएं होती हैं उन्हीं का वो सदस्य बनता है। तो ये समूह का वर्गीकरण था स्टूडेंट। धन्यवाद। आगे जो समूह के 2 प्रकार है, प्राइमरी समूह व सेकेंडरी समूह, उससे संबंधित मैं वीडियो आपको अपलोड करूँगा।